morning, all of you. Today I will teach you the chapter name Agriculture in India, Importance and Productivity. आज का हमारा चैप्टर है हमारी एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी में हमारी एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे वो इकोनॉमी में डेवलप कर रही है. ठीक है, आज हम सब एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस यू व्हाट डू यू मीनिंग बाय एग्रीकल्चर. सबसे पहले हम एग्रीकल्चर का मीनिंग डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है. द वर्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ड्राइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स. इसमें बोला गया है जो एग्रीकल्चर है वो टू वर्ड से लिया गया है. वो टू वर्ड्स कौन कौन से हैं? एग्री एंड कल्चर. एग्री एंड कल्चर, जिसमें से एग्री का मीनिंग इम्प्लाइंग फील्ड, कल्चर मीन्स इम्प्लाइंग कल्टीवेशन. एग्री मीन्स इम्प्लाइंग फील्ड, आप ये साथ साथ में नोट कर सकती हैं. एग्री मीन्स इम्प्लाइंग फील्ड एंड कल्चर मीन्स इम्प्लाइंग कल्टीवेशंस. डन. इन इकोनॉमिक्स we use the term of agriculture as relating to every aspect of cultivation. इसमें बोला गया कि इकोनॉमिक्स में हम एग्रीकल्चर को कल्टीवेशन के हर एक्सपेक्ट के साथ रिलेट करते हैं. इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर को कल्टीवेशन के हर एक्सपेक्ट के साथ रिलेट किया जाता है. द मेन पर्पस एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर इज़ टू प्रोड्यूस वेज गुड्स. वो बोल रहे हैं मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर का क्या होता है, उसने वेज गुड्स को सप्लाई करना है. वेज गुड्स में क्या क्या कौन कौन से गुड्स इंक्लूड्स होते हैं? फूड ग्रेन्स, मिल्क, वेजिटेबल, पल्सेस, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा. ठीक है, ये गुड्स उसने प्रोड्यूस करने हैं. ये गुड क्यों प्रोड्यूस, उसका मेन मोटिव क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट नेसेसरी लाइफ है. हर ह्यूमन की फर्स्ट नेसेसरी लाइफ फूड होता है. तो ये फर्स्ट नेसेसरी जो नेसेसरी है वो कौन सेटिस्फाई करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर. सो एग्रीकल्चर सेक्टर का फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसने वेज गुड्स सप्लाई करके पॉपुलेशन को प्रोवाइड करनी है ये वेज गुड्स. ठीक है, ये था मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. नाउ वी डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर. अभी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर का हमारी इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम. आप साथ साथ में नोट कर लो, कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम. इसमें बताया गया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया था, इंडिपेंड हो गया था, तो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे. उन 5 ईयर प्लान्स में जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, क्योंकि उस टाइम हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो इतना डेवलप नहीं था. उसको डेवलप करने के लिए ये 5 ईयर प्लान्स बनाए, और इन 5 ईयर्स प्लान्स में एग्रीकल्चर की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो. ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ प्लान द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इनकम इज़ डिफरेंट ईयर हैज़ बीन रेंजिंग 61 एंड 15.3. वो बोल रहे हैं प्लान्स के बीच में बात करें और प्लान्स के बाद में बात करें. मतलब कि जैसे कि 5 ईयर प्लान्स बने थे हमारे 1950 में, 1950 और 51 में. ठीक है, तो इसमें जो एग्रीकल्चर था वो 61% पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा था नेशनल इनकम में. ओके, बट ये जो रेट था वो डाउन हो गया था. वो डाउन कब हुआ था? 2014 और 15 में जो एग्रीकल्चर था वो ओनली 15.3% ही कंट्रीब्यूट कर पा रहा था नेशनल इनकम में. बट नाउ 2019 और 20 में अगर बात की जाए तो हमारा जो इंडिया है वो ओनली 6.4% पार्ट ही कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल इनकम में, एज़ कम्पेयर टू अनदर कंट्रीज़. ओके, जो हमारा इंडिया है वो हाई लेवल पे अपनी नेशनल इनकम कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है, अब बात की जाए अमेरिका एंड इंग्लैंड की. वो इन अमेरिका एंड इंग्लैंड कंट्रीब्यूटेड इन नेशनल इनकम ओनली 3%. 2019 और 20 के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो जो हमारी रिच कंट्री है लाइक अमेरिका एंड इंग्लैंड, वो ओनली 3% पार्ट ही कंट्रीब्यूट कर पा रही है हमारी नेशनल इनकम में. आज की तारीख में हमारा इंडिया ही सबसे हाई
परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशनल इनकम में, जो कितनी है 6.4%। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया मीनिंग में, तो अब हमने थोड़ा सा किया था, अब हम ज़्यादा करेंगे। सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ टू सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। इसमें वही आ गया, मतलब कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसने वेज गुड्स को सप्लाई करना है, ठीक है। अब वेज गुड्स क्या हैं? वेज गुड्स आर दोज गुड विच आर कंज्यूम बाय मासेस ऑफ द कंट्री टू सेटिस्फाई देयर नीड्स ऑफ लाइफ। मतलब ये वो गुड्स हैं जिसको हर कंट्री के लोग हर कंट्री के लोग कंज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी लाइफ की जो नेसेसरी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? वेज गुड्स। अब इनमें कौन कौन से गुड्स इंक्लूड्स होते हैं? इन दिस इंक्लूड राइस, वीट, पल्सेस, बाजरा, ऑयलसीड एक्सेट्रा। इन सबको क्या बोला जाता है? वेज गुड्स, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सप्लाई ऑफ द वेज गुड्स। ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मतलब कि एग्रीकल्चर का कितने परसेंट, मतलब कितना रोल है एग्रीकल्चर, कितना रोल अदा कर रही है या कितना रोल प्ले कर रही है हमारी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, ठीक है। इसमें पहले ये पॉइंट नोट करो, रोल ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। अभी आप पॉइंट के साथ देखो, ये पॉइंट में ही क्लियर हो रहा है इसमें हमने क्या डिस्कस करना है। रोल ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्या रोल है एग्रीकल्चर का हमारी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। दीज आर सेवरल इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया सच एज कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, शुगर मैन्युफैक्चरिंग, प्लांटेशन इंडस्ट्री, टी, कॉफ़ी, रबर एंड मैनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें बोला जा रहा है कि हमारे इंडिया में ऐसी कुछ इंडस्ट्री हैं जैसे कि कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, शुगर मैन्युफैक्चरिंग, प्लांटेशन इंडस्ट्रीज लाइक टी, कॉफ़ी, रबर। ये इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री तब ही डेवलप हो सकती है जब इनको रॉ मटेरियल इनको प्रोवाइड, जब ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री कौन डेवलप कर रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर। और विदाउट एग्रीकल्चर सेक्टर ये इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इन इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। विदाउट एग्रीकल्चर सेक्टर ये इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने अपना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया है इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सेकंड पॉइंट, ये नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, सोर्स ऑफ सेविंग। मतलब कि एग्रीकल्चर एक सोर्स ऑफ सेविंग कैसे है, अभी हम ये डिस्कस करेंगे। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेविंग। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर को एक मेन इम्पॉर्टेंट सोर्स माना गया था सेविंग का। वो कैसे? सो फार ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर रिच फार्मर ओनली। जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्कीम थी ये सब किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल थी? ओनली और रिच फार्मर। अब आप पूछोगे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन को हिंदी में हरित क्रांति बोला गया। ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस या ग्रीन रेवोल्यूशन कम इन इंडिया in 1960 where the main purpose of green revolution was introduction of high yielding variety seeds. Okay, ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन पर्पस क्या था कि जो हम अपनी जो खेती कर रहे हैं या कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ किए जाएं, ठीक है। उसके बाद पेस्टिसाइड यूज़ किए जाएं, मतलब कि जिससे हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसने बोला था ग्रीन रेवोल्यूशन में बोला गया था जो खादें हैं, रासायनिक खादें हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ये जो पेस्टिसाइड्स थी ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी और ये सिर्फ एक अमीर किसान ही खरीद सकता था। एक पुअर फार्मर ये इतनी महंगी खादें नहीं खरीद सकता था। इसलिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्कीम थी ये सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियल किसके लिए थी? एक रिच फार्मर के लिए। अगर हम ये स्कीम को, अगर गवर्नमेंट ये स्कीम को
पुअर फार्मर को भी एक्सटेंड कर देती तो ये मतलब ग्रीन एवोल्यूशन स्मॉल फार्मर के भी काम आ सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर और एंड फॉरेन ट्रेड आप साथ साथ नोट करो। एग्रीकल्चर इज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंट ऑफ इंडियंस फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारा फॉरेन के साथ ट्रेड करने में। इन अ टोटल एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफ़ी, ऑयल केक्स, टबाको, स्पाइस, जूट हैज़ वेरी लार्ज। अब वो बोल रहे हैं कि जो हमारी इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट किन किन प्रोडक्ट्स का हो रहा है, टी का हो रहा है, कॉफ़ी, ऑयल केक्स, टबाको, स्पाइस, जूट एक्सेट्रा। मतलब कि ये काफ़ी मात्रा में इन चीज़ों का एक्सपोर्ट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन 2014 और 15 में टोटल एक्सपोर्ट कितना हो रहा था, 12.7%। अब वो बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट तो हो रहा है बट साथ साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपोर्ट कम और इम्पोर्ट ज़्यादा कर रही है। अब इम्पोर्ट कौन कौन सी गुड्स का कर रहे हैं? इन द इम्पोर्ट food grains, eligible oils, agriculture implementation, etc. are play an important role with increase in the size of demand. Import of food grains, oilseed in the country increase very much. अब वो बोल रहे हैं जिन चीज़ों का वो इम्पोर्ट कर रहे हैं उनका जो उसकी डिमांड है हमारी इंडिया में काफ़ी बढ़ रही है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, जिससे ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है अनफेवरेबल हो रहा है, ठीक है। इसको फेवरेबल कैसे किया जाए? हमने इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है। अगर जो एक्सपोर्ट करके हमारे पास जो इनकम होएगी, जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट हम अपनी इकोनॉमी में प्रोड्यूस करें, ठीक है, जिससे हमारी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, agriculture production in India, 1 minute. In some state like Punjab, Haryana, UP, Andhra Pradesh, etc., production of food grains are increased very much under the impact of green revolution. वो बोल रहे हैं लाइक जैसे हमारे पास स्टेट है पंजाब, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश, जो स्टेट है इनमें क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। ये ज़्यादा कैसे हो रही है? जब से ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्कीम आई है, ठीक है। दीज स्टेट had not become self-sufficient in the matter of food grain, but other state also purchase food grain from them. वो बोल रहे हैं कि ये स्टेट सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर रही क्रॉप प्रोडक्शन मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती करके, इवन ये अपने स्टेट को सफिशेंट करने के साथ साथ अदर स्टेट्स के लोग भी इनसे परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। लाइक जैसे एक स्टेट से अनदर स्टेट तक ये मतलब फूड ग्रेन पहुँचाना है, तो इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या इंक्लूड है? ट्रक्स, रेलवेज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इनकी जो अर्निंग है वो भी इंक्रीज़ होगी। इसलिए बोला जाता है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर ने ट्रांसपोर्टेशन को डिवेल्प किया है, उसकी इनकी इनकम को डिवेल्प किया है। एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है ट्रांसपोर्टेशन को डिवेल्प करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बेसिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर सर्व एज बेसिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज फर्स्टली डेवलप द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड इनपुट टू इंडस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी को कैसे डेवलप कर रही है। सबसे पहले वो इनपुट प्रोवाइड कर रही है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, किसको? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को, ठीक है। सेकेंडली एग्रीकल्चर रिक्वायर रिलेटिव लेस कैपिटल, लेस फॉरेन एक्सचेंज फॉर इट्स डेवलपमेंट। वो बोल रहे हैं एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कैपिटल, लेस कैपिटल चाहिए और लेस ही फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। उसकी डेवलपमेंट आम तरीके से भी हो सकती है, इसके लिए कोई इतना ज़्यादा पैसा हमें खर्चने की ज़रूरत नहीं है। दस बाय मेकिंग अवेलेबल सोर्स एग्रीकल्चर कैन बी, जो हमारे पास सोर्स अवेलेबल है उसी की हेल्प से ही हम अपनी एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डेवलप इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन ट्रांसपोर्ट फॉरेन सेक्टर। अगर वो बोल रहे हैं कि अगर एग्रीकल्चर हमारी डेवलप होगी तो वो साथ साथ हमारे इंडस्ट्री सेक्टर को भी डेवलप करेगी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को डेवलप करेगी और फॉरेन ट्रेड को भी डेवलप करने में हमारे लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। आज का हम ये टॉपिक था
हमारा एग्रीकल्चर एंड इम्पोर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप ये मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।